निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन 11th क्लास स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, उससे पहले पढ़ने के लिए अपन को सम्मिश्र संख्या पढ़ने के लिए पहले संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं इसको, इंग्लिश में कैपिटल एन से दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 ये मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। जो भी अपना एक चैप्टर है समुच्चय, जो अपन पढ़ेंगे कि समुच्चय में अवयवों को मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। और मंझले ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है उसमें जो लिखा हुआ है केवल वो। तो प्राकृत संख्या हमारी 1 से अनंत तक होती है। तो ये 5 के बाद देखो मैंने 3 डॉट लगा रखे हैं। तो किसी भी श्रेणी में 3 डॉट लगाने का मतलब होता है वो श्रेणी अनंत तक चल रही है। तो 5 के बाद 6 7 8 ऐसे चलेगा। फिर आती है पूर्ण संख्याएं, W से दर्शाते हैं इसको। तो 0 और इसमें आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आता है हमारा पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसको I या कैपिटल Z से दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे चलता है। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसको कैपिटल R से दर्शाते हैं, जो क्या होता है परिमेय प्लस अपरिमेय। मेन तो आपको अपरिमेय याद रखो, जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय कहलाती है। जैसे √2 √3 ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती है, जिसको दर्शाते हैं अपन हमेशा a प्लस √b से। a 0 भी हो सकता है। परिमेय अपन जानते हैं कि p अपॉन q के रूप में जिनको लिखते हैं q नॉट इक्वल टू 0 होता है। या आप ऐसे याद रखें, जो संख्याएं अपरिमेय होती हैं उनको छोड़ करके बाकी संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती है। ठीक है, फिर आता है मेन तो काल्पनिक संख्याएं, जो अपने चैप्टर से रिलेटेड होगा। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। जैसे √-1 √-2 √-. ये आपने पिछली 10th क्लास में द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो, मूलों की प्रकृति में, कि जब b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। ये लाइन आपने पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी मूल काल्पनिक? क्योंकि मूल जो है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालते हैं। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला था। जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इसको सिद्ध कराएंगे आपको। तो ये जब 20 का मान 0 से छोटा, 0 से छोटी संख्या क्या होती है, माइनस में। तो माना जैसे -2 आया, तो जैसे ही अपन अंडर में यहाँ -2 रखेंगे 20 का, तो वो अंडर में माइनस आ जाएगा। इसीलिए वहां बोला जाता था कि मूल काल्पनिक होते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या काल्पनिक होती है। इसको अपन आयोटा से दर्शाते हैं, I से, जिसकी वैल्यू होती है √-1। अब अपन पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर को, सम्मिश्र संख्याएं। उससे पढ़ने से पहले मैं आपको एक नॉलेज देना चाहूंगा कि अपने यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल में पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है और ऑफलाइन भी चल रही है। जो बच्चे यहाँ आकर नहीं पढ़ पाते उनके लिए हमने ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड करा है। उसमें आपको पूरे नोट्स, पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस तो हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अभी हमने जो मेंस का अभी रिजल्ट आया उसमें भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और अभी नीट का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट है, जिसका आगे पेपर 4 मई को होगा। तो भगवान ने चाहा तो उसका भी हम अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो आज अपन सम्मिश्र संख्या पर आते हैं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, x प्लस आयोटा y के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं। ठीक है, x प्लस आयोटा y के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, z या c से। अच्छी किताबों में z से ही दर्शाया जाता है, c तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इंग्लिश में सम्मिश्र संख्या को। तो कभी कभी वो c से भी दर्शाता है, पर अक्सर z से ही मिलेगा अपने को अपनी बुक में। तो z बराबर x प्लस आयोटा y। अब इसमें 3 नाम आ रहे हैं, x, आयोटा और y। वो अपन डिफाइन करते हैं। आओ, x क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, जिसको हम REZ से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, y क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, जिसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो IMZ से भी दर्शा सकते हैं। और मेन है ये I, जिसको हम पढ़ते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। ठीक है, जैसे एग्जांपल आओ, 2 + 3 आयोटा। अब ध्यान से देखना, 2 + 3 आयोटा, इसकी से तुलना करो। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, यानी कि इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कितना बताएंगे अपन, 2। और y की वैल्यू क्या है,
3, जो आयोटा से गुणा हो रहा है वो y है, यहाँ आयोटा से कौन गुणा हो रहा है 3, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ अपन काल्पनिक भाग क्या बताएंगे 3। बच्चों के दिमाग में आता है कि 3 तो एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल 3 एक वास्तविक संख्या है, मैं भी नहीं कह रहा कि 3 एक काल्पनिक संख्या है, इसको यहाँ कहा जा रहा है काल्पनिक भाग, तो यहाँ 3 को अपन क्या कह रहे हैं काल्पनिक भाग। क्यों कह रहे हैं काल्पनिक भाग? क्योंकि वो आयोटा से गुणा हो रहा है, और आयोटा क्या है काल्पनिक संख्या, ठीक है, तो जो आयोटा से गुणा होगा वो काल्पनिक भाग कहलाएगा। जैसे 1 माइनस 2 आयोटा, अब वास्तविक भाग कितना है इसका 1 और काल्पनिक भाग कितना है -2, जो भी आयोटा से गुणा होगा चिन्ह समेत इससे तुलना करो, जो भी y है वो क्या है आयोटा से जो गुणा है, तो आयोटा से यहाँ कौन गुणा है -2, तो आयोटा की वैल्यू यहाँ पर काल्पनिक भाग की वैल्यू कितनी हुई -2, ठीक है। फिर उदाहरण आता है 1 + 5 आयोटा, तो वास्तविक भाग कितना है 1, काल्पनिक भाग कितना है 5, ठीक है। अब मेन इसका एक जो अच्छा उदाहरण आता है वो सीखो आप। उदाहरण आया 5, वो हमसे सीधा सवाल पूछता है क्या 5 एक समी संख्या है? अभी हमने 10वीं पास करी है और हमने पढ़ा है कि 5 जो है वो एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। अब हमने आकर के आज क्या परिभाषा पढ़ी, x + आयोटा y के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं, मतलब वो सारी संख्याएं जिसको हम इस रूप में लिख सकें, x + आयोटा y के रूप में लिख सकें, वो सब क्या कहलाती है सम्मिश्र संख्या। तो हम सोचेंगे कि क्या हम 5 को x + आयोटा y के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हम 5 को 5 + 0 आयोटा नहीं लिख सकते? देखो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, तो वो 5 लिखेगा और अपन 5 + 0 आयोटा लिख देंगे, तो क्या फर्क पड़ा, 5 तो अभी भी 5 ही, लेकिन लिख तो सकते हैं 5 को 5 + 0 आयोटा से। तो इस उदाहरण से यहाँ हमको पता चलता है कि 5 को 5 + 0 आयोटा के रूप में लिख सकता है, तो ये इस परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि x + आयोटा y के रूप में अपन 5 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि 5 एक काल्पनिक समी संख्या हो गई ना। क्या 2/7 एक समी संख्या है? बिल्कुल है। वो पूछेगा हमसे कैसे, तो हम उसको बताएंगे ऐसे कि हम 2/7 को 2/7 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अपन को आज आते ही सबसे मेन बात क्या पता चली कि प्रत्येक वास्तविक संख्या भी सम्मिश्र संख्या होती है। अब अपन को निष्कर्ष क्या याद रखना है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या 2 भागों से मिलकर बनती है, वास्तविक और काल्पनिक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों भाग एक साथ हों। जिसमें काल्पनिक भाग नहीं है ये कहलाती है पूर्णतया वास्तविक, पूरी वास्तविक। और अगला उदाहरण लिया मैंने 2 आयोटा, क्या 2 आयोटा का मैं 0 + 2 आयोटा नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। 2 आयोटा को अपन क्या लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, तो वास्तविक भाग कितना है इसका 0, काल्पनिक भाग कितना है 2, यानी कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक संख्याएं समी संख्या होती है। 10th क्लास तक अपन को पता था सबसे बड़ी संख्या वास्तविक होती है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब वास्तविक, लेकिन आज अपन को पता चल गया कि वास्तविक भी समी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्याएं। अब अपन इसकी नॉलेज लेंगे आयोटा की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, आयोटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, √-1। अब अपन थोड़ी सी आयोटा की नॉलेज लेते हैं। जैसे हम इसका वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये आपको याद रखना है क्योंकि मानो ये आपके हर सवाल में बार बार काम आएगा। जहां भी अपन आयोटा स्क्वायर देखेंगे उसकी वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे -1। फिर अपन को आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। आपको घातांक नियम आना चाहिए, गुणा के समय आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, m + n, ठीक है। आधार सेम है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, बीच में बराबर लिख रहा है इसका मतलब है इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब मुझे आयोटा की पावर 3 का वैल्यू निकालनी है और मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद है तो मैं इसके 2 टुकड़े करूंगा, 2 + 1। 3 को अपन क्या करेंगे 2 + 1 लिख देंगे। अब इस नियम से x की पावर m + n, तो अपन इसको अलग अलग कर देंगे, आयोटा की पावर 2 × आयोटा की पावर 1, ठीक है। फिर आयोटा स्क्वायर का मान अभी अभी हमने सीखा -1। किसी की भी वैल्यू आप कभी भी रखो तो ब्रैकेट में रखो। अगर आप ये बात समझ लोगे ना
कि कभी भी किसी की वैल्यू आप कहीं पुट कर रहे हो तो हमेशा ब्रैकेट में रखो, चाहे आप तो 5 ही रखो पर ब्रैकेट लगा, उससे क्या होगा आपसे चिन्हों की गलती कभी भी नहीं होगी। तो -1 को आयोटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आयोटा। तो ये जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं उसकी वैल्यू भी आपको याद करनी है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। एक और वैल्यू अपन याद करेंगे, आयोटा की पावर 4। अब इसको अपन 2+2 लिख देंगे, ठीक है, 2+2 लिख देंगे। इसको अपन ने 2 टुकड़े कर दिए इसी नियम से, अलग अलग करके लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपन जानते हैं -1, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 कितना हो गया, +1। तो ये भी आपको याद करना है। जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया उन सब की वैल्यू अपन याद करेंगे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। ये तीनों वैल्यू अपन याद करेंगे, उसके बाद अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ अपन आगे सीखते हैं। अब जैसे एग्जांपल आया, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू याद करो, ठीक है। अब ये अपन को याद नहीं करना 5 की वैल्यू, ये मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, कैसे करेंगे। अब हमको चूंकि पता चल चुका है आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, तो वही घातांक नियम लगाएंगे अपन, इसके 2 टुकड़े करेंगे, 4 + 1, इसको अलग अलग करेंगे, 4 1। आयोटा 4 का मान अपन को पता चल गया 1, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा की पावर 1। फिर आया आयोटा की पावर 6 एग्जाम्पल। फिर मैं आपको क्या है, अभी ये उदाहरण बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक नोट बताऊंगा, वो नोट याद करते ही अपन आयोटा की कितनी भी घातों का मान निकाल पाएंगे। लेकिन वो नोट समझने के लिए मैं सारे उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। आयोटा की पावर 6 को अपन 4 + 2 लिख देंगे, 4 अलग 2 अलग। आयोटा की 4 का पावर अपन ने अभी अभी याद किया है 2, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा की पावर 2, जिसकी वैल्यू अपन को याद होगी जो अपन लिख देंगे -1। मेन आया 7 को अपन वही लिखेंगे, 4 + 3, वही 4 अलग 3 अलग। आयोटा 4 का मान 1, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा क्यूब, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बोला याद करो, अभी निकाल के बताई थी, माइनस आयोटा। फिर आता है आयोटा की पावर 8। अब थोड़ा ध्यान से देखना है ना, 8 को अपन 4 + 4 भी लिख सकते हैं, 4 अलग 4 अलग, दोनों का मान अपन जानते हैं 1, तो आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि आयोटा की पावर 8 का आंसर कितना आ गया, 1। अब मैं इसको आपको 8 वाले को दूसरे घातांक नियम से बताता हूँ। एक घातांक नियम अपन ये भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th में, x की पावर m होल पावर n, तो ये दोनों घातें गुणा में होती है, m × n। तो किसी को भी अपन अंदर n को m की जगह, m को n की जगह ले सकते हैं, ठीक है। वही नियम अपन यहाँ लगाते हैं। आओ इसको अपन सेकंड मेथड से करते हैं। आयोटा की पावर 8 को अपन अब 4 × 2 लिखते हैं। इसी नियम से अपन क्या करेंगे, 4 को अंदर कर देंगे, 2 को बाहर कर देंगे। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 को 2 बार गुणा करो, कितना आंसर आएगा, 1। 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 आता है, ठीक है। चलो जैसे और सीखते हैं। आओ अब मैंने लिया जैसे 16 को मैं वही 4 × 4 लिख दूंगा, 1 4 अंदर 1 4 बाहर, तो 1 की पावर 4 कितना आ गया, 1। ऐसे ही मैं 20 लूं या 24 लूं, तो 4 × 6, 4 अंदर 6 बाहर। अब इन उदाहरण से देखो आपको पता चल रहा होगा कि बार बार आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने 8 का मान निकाला 1, फिर अपन ने यहाँ 16 का मान निकाला 1, 24 का मान निकाला 1। 24 की जगह मैं एक और लेता हूं उदाहरण, आओ 32, तो 32 को अपन 8 × 4 32 लिख सकते हैं, 4 अंदर 8 बार, तो 1 की पावर 8, 1 ही आएगा। हमको पता है 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 आएगा। तो ये जो उदाहरण सारे हैं, अगर अपन ध्यान से देखें, देखो क्या करेंगे अपन। अब जैसे मैंने अभी आपको निकाल के बताया कि ये 24 का मान आ गया 1। अब अगर मैं 25 मान निकालता हूं तो मैं इसको 24 + 1 लिख दूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 24 का मान तो सीख ही लिया। तो 24 का मान कितना हुआ, 1, तो आंसर कितना है, आयोटा की पावर 1। अगर मैं 26 लूं तो 24 + 2, 24 अलग 2 अलग, 24 का मान 1, तो आंसर कितना है, आयोटा की पावर 2, जिसका मान अपन को याद है लिख लेंगे। फिर अपन 27 लेंगे तो 3 आ जाएगा, वही 24 + 3, तो
तो 24 अलग कर देंगे, 3 अलग कर देंगे, 24 अभी अपन ने निकाला है, तो आंसर कितना आ गया आयोटा की पावर 3, जिसकी वैल्यू अपन को याद है वो अपन रख देंगे माइनस आयोटा। तो देखो अब निष्कर्ष क्या है, मेन बात आप क्या सीखो, जब भी हमसे आयोटा की घात का मान निकाला जाए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम घात में 4 का भाग देंगे। ठीक है, 4 का भाग देने के बाद हमारे पास 4 सिचुएशन आएगी, या तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ये तुम्हारे सामने देखो कितने सारे उदाहरण हैं। पहले अपन ने लिखा था आयोटा की पावर 4, इसमें पूरा पूरा भाग गया तो 1 आया, फिर अपन ने लिया 8 पूरा पूरा भाग गया 1 आया, फिर अपन ने लिया 16 पूरा पूरा भाग गया 4 का 1 आया, 24 1 आया, 32 1 आया। क्लियर है, जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1। या फिर क्या होगा, शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा तो आंसर क्या आएगा आयोटा की पावर 1। जैसे आप देखो इधर ये 5 में अपन जब 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो आंसर कितना आया आयोटा की पावर 1। और आओ इधर 25 24 में पूरा पूरा भाग गया, शेषफल कितना बचा 1। अभी ये लिख रहा 32, अगर मैं यहाँ 33 ले लूं तो शेषफल कितना बचेगा 1, 32 प्लस 1 32 हट जाएगा, 1 रह जाएगा, इसका मान 1 अभी अभी अपन ने निकाला, तो आंसर कितना है आयोटा की पावर 1। ठीक है, अगर या तो शेषफल 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा तो आंसर क्या आएगा आयोटा की पावर 2, या शेषफल 3 बचेगा तो आंसर आएगा आयोटा की पावर 3। यानी कि नोट क्या है कि सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, घात में 4 का भाग लगाएंगे, उसके बाद जो भी शेषफल बचेगा उसको आयोटा की पावर में लिख देंगे। यानी कि नोट क्या है, आयोटा की पावर शेषफल। ठीक है, क्या नोट है कि घात में 4 का भाग लगाने के बाद जो भी शेषफल बचे उसको आयोटा की घात में लिख दो, यही हमारा आंसर है। आगे समझ में, जैसे वो मुझसे बोले कि आप आयोटा की पावर 65 का मान बताओ, तो आपका काम क्या रहेगा, 65 में 4 का भाग लगा देना है। कितनी बार गया वो भी हमको मतलब नहीं है, वैसे पता है अपन को 16 बार जाएगा 64 होते हैं, लेकिन कितनी बार गया वो भी नहीं चाहिए हमको तो शेषफल चाहिए। तो 65 है तो शेषफल कितना बचा 1, तो आंसर क्या आएगा इसका 1। जमा के करूं तो कैसे करूंगा, 64 प्लस 1, तो 64 अलग 1 अलग, इसका मान 1 रख देंगे तो आंसर क्या आएगा। आ गया आप समझ में। तो सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी घात का मान निकालना हो आप क्या करो, घात में 4 का भाग लगा दो। ठीक है, जो शेषफल बचे उसको लिख दो। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और, फिर आएगा हमारे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या z, अब z अपन जानते हैं x प्लस आयोटा y का संयुग्मी। देखो संयुग्मी को अपन z बार से दर्शाते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, z बार। ठीक है, वो क्या होगा x माइनस आयोटा y। यानी कि परिभाषा क्या है, देखो जो भी सम्मिश्र संख्या दे रखी है उसमें काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलना है। ठीक है, अगर आयोटा का चिन्ह प्लस है तो अपन क्या कर देंगे माइनस, और माइनस होगा तो क्या कर देंगे प्लस। यानी कि परिभाषा क्या है, दी गई सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने पर संयुग्मी सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा का संयुग्मी क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा। यानी क्या करना है आपको, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलना है बस। 2 प्लस 3 आयोटा का 2 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा का संयुग्मी कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। आ रहा है समझ, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलना है बस, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। 1 प्लस 5 आयोटा का संयुग्मी पूछा जाए तो क्या आएगा 1 माइनस 5 आयोटा। अब कभी कभी क्या करता है, वो केवल पूछेगा 5 का संयुग्मी बताओ। अब 5 तो वास्तविक संख्या है, लेकिन अपन को पता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होती है, तो 5 को अगर अपन चाहेंगे तो 5 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे। अब इसका संयुग्मी क्या रहेगा 5 ही रहेगा, क्योंकि हम ऐसे लिख देंगे ज्यादा से ज्यादा 5 माइनस 0 आयोटा, तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि वास्तविक सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी वास्तविक ही रहता है, क्योंकि परिभाषा ही संयुग्मी की ये काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलेंगे। हाँ, अगर वो 2 आयोटा का संयुग्मी पूछेगा तब अपन माइनस 2 आयोटा देंगे। क्लियर है।
तो ऐसे अपन सम संख्या निकालते हैं संयुग्मी, है ना। काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दो तो संयुग्मी प्राप्त हो जाता है। प्लस दिया हो तो माइनस कर दो, माइनस दिया हो तो प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हमारी 11th क्लास की टॉपिक है, बिल्कुल सीधा सीधा है ना। मैथ लेते हैं, आपकी फिजिक्स भी बढ़िया होती है। तो ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है और ऑफलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, बैच चालू है हमारे ऑफलाइन के, तो ठीक है, तो जुड़े रहिए निशान के साथ। निशान है तो सफलता निश्चित। ओके, थैंक यू।